हेलो बच्चों, पिछले भाग में हम सब ने वैद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा की थी। अब यहाँ हम सब एक नए टॉपिक वैद्युत क्षेत्र, एक नए टॉपिक पर हम सब चर्चा करने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी हम सब यहाँ चर्चा करते हैं। अब यहाँ यह विचार कीजिए, मूल बिंदु O है, निर्वात में स्पेस में कोई मूल बिंदु पर एक आवेश Q है, एक बिंदु आवेश Q है। अब यह Q आवेश अब इससे r दूरी पर, वेक्टर r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर एक आवेश Q स्थित है। अंतरिक्ष में, स्पेस में एक बिंदु Q है, एक बिंदु O है, मूल बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q उपस्थित है। इससे वेक्टर r दूरी पर, जिसका स्थिति सदिश r है, एक बिंदु P है जिस पर Q उपस्थित है। इन दोनों पर वैद्युत बल आरोपित होता है। यह इस पर वैद्युत बल आरोपित करता है, यह इस पर। कूलाम ने इसे बताया था। अब यहां यह कहें कि जैसे ही हम सब इसको हटा लेते हैं, क्यों को हटा लेते हैं, तो इसके चारों तरफ क्या उपस्थित होगा? ऐसा लगता है इसके चारों तरफ कुछ नहीं उपस्थित होगा, परंतु कुछ नहीं है तो क्यों आवेश रखने पर इस पर बल कैसे आ जाता है? बल कैसे एहसास होने लगता है? बल क्यों लगने लगता है इस पर? कूलाम बल क्यों लगने लगता है? इसको प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने इस अवधारणा को व्यक्त करने के लिए यहाँ का एक वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है Q के कारण, जिसका स्थित सदिश P है, जिसका स्थित सदिश वेक्टर R है, बिंदु P पर एक क्षेत्र उपस्थित है। इसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा गया। अब यह वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बिंदु P पर, जिसका स्थित सदिश वेक्टर R है, बिंदु P पर जिसका स्थित सदिश वेक्टर R है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान में R स्क्वायर। R कैप क्या है? इसकी दिशा में एकांक सदिश। तो यहाँ पर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम सबको इसके द्वारा परिभाषित किया गया कि वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर उपस्थित होता है, जिस कारण कोई भी आवेश ले आए तो उस पर एक वैद्युत बल लगने लगता है। अब यह वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। यह क्या? सदिश राशि है जो किस पर निर्भर कर रहा है? स्पेस के साथ, स्थित सदिश के साथ इसमें बदलाव होता है। अब इसका विमीय सूत्र हम सब कहें तो हम सबको मिलेगा, आगे एक सदिश राशि है, इसकी चर्चा विमीय सूत्र की आगे चर्चा करेंगे हम सब। तो अब इसके कारण इस पर एक बल आरोपित होगा और इसके कारण इस पर एक बल आरोपित होगा। जितना बल यह इस पर लगाएगा उतना ही बल परिमाण में यह भी उतना ही लगाएगा, परंतु दिशा में दोनों विपरीत होंगे। अब हम सब कहें इसी कारण इस पर कितना बल आरोपित होगा, तो F Q के कारण
Q पर आरोपित बल यह मिल जाएगा F बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 Q अपान इनके बीच की दूरी r², और इसकी दिशा में क्या मिलेगा हम सबको, स्थित सदिश। तो यहां से हम सबको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसके स्थान पर हम सब रख देंगे तो F बराबर ये मिल जाएगा Q और वेक्टर E। ये जिस अनुसार से है इसका अर्थ ये है कि कहां पर, R पर, जिसका स्थित सदिश R पर है उस पर यह बल आरोपित होगा। इसको हम सब ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से। इसका मतलब है कौन सा बल, R पर स्थित आवेश पर लगने वाला ये बल, तो उस पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा उस आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम सबको एक मिल जाएगा। यहां से हम सब वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। वेक्टर E R बिंदु पर उपस्थित, जिसका स्थित सदिश वेक्टर R हो, उस पर उपस्थित किसी बिंदु P पर क्षेत्र उसी स्थित सदिश वाले बिंदु P पर उपस्थित आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश का रेशियो हम सबको क्या मिल जाता है, वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। यहां से इसकी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या दी गई है, तो यहां से हम सब कहेंगे यदि Q का मान 1 कूलाम ले ले, Q का मान 1 कूलाम ले ले, तो हम सबको मिलेगा वेक्टर E। इस सिचुएशन में क्या मिल जाएगा, यहां यदि हम सब ये कह दें कि Q बराबर 1 कूलाम ले लें, उस सिचुएशन में सदिश मिल जाएगा। उस सिचुएशन में वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर जिसका स्थित सदिश वेक्टर R है, यह मिल जाएगा उस आवेश पर लगने वाले, उस आवेश जो कहां पर उपस्थित है, R सदिश वेक्टर R स्थित सदिश वाले बिंदु P पर उपस्थित आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो यहां से हम सबको इसकी परिभाषा प्राप्त हो जाती है। तो किसी स्थिर बिंदु या किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर, किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित किसी भी बिंदु का वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर उपस्थित एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण के बराबर होता है। यहां से हम सबको यह वैद्युत क्षेत्र परिभाषित हो जाता है। Q का मान यदि 1 कूलाम ले ले तो यह बहुत बड़ा आवेश है, यह बहुत बड़ा आवेश है। तो इस अवस्था में यह जो आपका आवेश है जिसका इस बिंदु पर क्षेत्र मिला है, यह अपने स्थान से विमुख होने लगता है, अपने स्थान से हटने लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा आवेश है। उसकी तुलना में हो सकता है ये छोटा आवेश, तभी अपने स्थान से हटने लगता है। तब जब अपने स्थान से यह हटेगा, अपने स्थान से विमुख हो जाएगा, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो प्रारंभिक में था वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम सब आवेश को क्या कर देते हैं, सूक्ष्म रूप से लाते हैं, छोटा आवेश लाते हैं। क्यों क्या रखते हैं, छोटा सूक्ष्म आवेश लेते हैं, फिर छोटा आवेश लेते। अब छोटा आवेश लेंगे तो इस छोटे आवेश पर बल भी क्या लगेगा, वैद्युत बल भी क्या लगेगा, वह भी मिलेगा। वैद्युत बल F जो लगेगा यह भी क्या होगा, छोटा ही होगा। यह क्या होगा, तब उस सिचुएशन में जब ये छोटा लाएंगे तो यह भी क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। जब यह छोटा मिलेगा तो उस अवस्था में इस बिंदु R का, ठीक,
जहां पर स्थित सदिश इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा वही प्राप्त होगा, परंतु क्या मिलेगा, छोटा जो आपका ये बल है एफ आर, इसी को हम सब ऐसे लिखेंगे, तो लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो, क्यू टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो नहीं आ रहा है, जीरो के करीब है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा क्यू। तो यहां से हम सबको एक अलग से क्वांटिटी मिल रही है जिसे हम सब क्या बोल देंगे, ई आर बराबर मिल जाएगा डी एफ डी क्यू। यहां से हम सबको क्या मिल जाएगा, डी एफ डी क्यू, डी एफ डी क्यू मिल जाएगा, डी डी क्यू ऑफ वेक्टर एफ। वेक्टर एफ अभी मैंने बताया क्या है, उस पर लगने वाला वह छोटा सा बल है जिस पर बिंदु क्यू उपस्थित है, डेल्टा क्यू उपस्थित है। इसके लिए हम सब इसके सापेक्ष यह बहुत ही सूक्ष्म लाएंगे, तो ये अपने स्थान पर क्या रहेगा, बना रहेगा, अपने स्थान पर बना रहेगा। अब हम सब कोशिश करते हैं कि यदि बड़ा आवेश लाएं, यदि आवेश क्यू का मान बड़ा हो, उसके लिए हम सबको इसको एक स्थान पर फिक्स रखना पड़ेगा, हम सबको इस क्यू को एक स्थान पर फिक्स रखना पड़ेगा जिससे अपने स्थान से हटे नहीं, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है इसके चारों तरफ वह एक समान होता है। आगे हम सब चर्चा करते हैं। इस क्यू को जो इस पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहा है, इस क्यू को जो इस बिंदु पर उपस्थित है तथा वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहा है, इसी को परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। इस क्यू को परीक्षण आवेश कहते हैं। तो यह क्यू क्या है, कैपिटल क्यू, क्योंकि इसी के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसी के कारण इस बिंदु P पर क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसीलिए क्यू को हम सब स्रोत आवेश मानते हैं, इसे स्रोत आवेश कहते हैं और इसे क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। आगे चला जाए। अब यहां बात आती है कि धन चार्ज हो, सबने बात किया कि यदि धन चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसके कारण जो क्षेत्र होगा इस पर वह क्या होगा, बहिर्मुखी होगा। इसके कारण इस पर जो क्षेत्र होगा कहीं वह इसके चारों तरफ, इस पॉइंट चार्ज क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज, क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण जो क्षेत्र होगा बाहर की ओर होगा, जो क्षेत्र होगा वह क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसकी दिशा को हम सब कहेंगे, इसकी दिशा को त्रिज्यीय बहिर्मुखी कहते हैं, त्रिज्यीय बहिर्मुखी कहते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो, क्यों क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, उस अवस्था में जो क्षेत्र आता है वह अंतःमुखी, त्रिज्यीय अंतःमुखी। त्रिज्यीय अंतःमुखी होता है। आगे यह आर पर निर्भर करता है, यह जो क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ वह किस पर निर्भर करता है, आर पर निर्भर करता है। अब यहां सोचिए जरा, वैद्युत क्षेत्र जो है वह किसी भी आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र हम सबको मिला है,
अपान में क्यू। यहाँ सबको फार्मूले में क्यू दिख रहा है, इस फार्मूले में क्यू दिख रहा है, परंतु याद रखिएगा यह इस आवेश पर निर्भर नहीं करता वैद्युत क्षेत्र। क्यों नहीं निर्भर करता है? क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू F जो है प्रोपोर्शनल टू Q है। F बढ़ेगा कब? जब Q बढ़े। आवेश Q बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा, Q घटेगा तो F भी घटेगा, परंतु इनका रेशियो F/Q यह क्या रहेगा? यह मिल जाएगा हम सबको कांस्टेंट मिल जाएगा। यह क्या हो जाएगा? यह मिल जाएगा कांस्टेंट। कब? जब F/Q, F Q बढ़ेगा F बढ़ जाएगा उसी के रेशियो में, तो यह क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट। तो यहां से हम सबको मिलता है, इसका मतलब E भी क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट। कब? जब यह क्या हो जाए? Q इंक्रीज होगा। Q क्या हो जाए? इंक्रीज। Q इंक्रीज और डिक्रीज पर इंक्रीज या डिक्रीज पर यह क्या होता है? E कांस्टेंट। E का जो परिमाण रहता है वह क्या रहता है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि Q बढ़ेगा या घटेगा, F बढ़ेगा उसी अनुपात में घटेगा उसी अनुपात। इनका जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम सब कह देते हैं इंक्रीज या Q के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर E क्या रहता है? E का परिमाण कांस्टेंट रहता है। आगे चला जाए, अब यह जो Q मिलता है, जो E मिलता है, Q के चारों तरफ जो क्षेत्र मिलता है, जो क्षेत्र मिलता है वह R पर निर्भर कर रहा है। ठीक, इस पर निर्भर करता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r²। E का जो परिमाण है दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती हो। जितनी दूरी होगी उतना ही कम वैद्युत क्षेत्र होगा। दूरी जितना ज्यादा होगी उसी के वर्ग के व्युत्क्रम में क्षेत्र का परिमाण प्राप्त होगा। तो अब यहां हम सब कर दे R कांस्टेंट कर दे, त्रिज्या कांस्टेंट कर दे, या हम सब इसी क्या कर दे? दूरी कांस्टेंट कर दे, तो वहां पर E कांस्टेंट रहेगा। अब यहां मान लीजिए एक आवेश किसी गोले के केंद्र पर, किसी गोले के केंद्र पर एक आवेश है, उसके पृष्ठ पर त्रिज्या तो समान होगी। जब त्रिज्या समान होगी तो उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, परंतु दिशा अलग अलग होगी, परंतु परिमाण एक समान होगा। अब ये केंद्र पर इधर 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 चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या मिलता है? एक समान मिलता है, परंतु दिशा भिन्न भिन्न मिलती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा थी। आगे हम सब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अब यहां हम सब ये मान लेते हैं कि कोई भी आवेश है, कोई भी एक ऐसा बिंदु P है जिसका स्थिर सदिश वेक्टर R है, जिसका स्थिर सदिश क्या है? वेक्टर R। एक बिंदु है बिंदु P जिसका स्थिर सदिश वेक्टर R। अब इस वेक्टर R वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हम सब कहें इसके चारों तरफ कई बिंदु आवेश उपस्थित, कई बिंदु आवेश उपस्थित। अब यहां कह दे एक Q1 है और एक Q2 है, डॉट 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 Qn है। जिनके स्थिर सदिश क्रमशः
वेक्टर R1, Q1 का स्थिर सदिश वेक्टर R1 और Q2 का स्थिर सदिश वेक्टर R2 और Qn का इसी प्रकार से Q3 का वेक्टर R3 है और Qn का वेक्टर Rn, ये इसके स्थिर सदिश है। अब बिंदु P पर हम सब कहें इन सभी आवेशों के कारण कितना क्षेत्र होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो हम सब ये कहें इस Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र हम सब कह देते हैं E1। अब इनके बीच के इस डायरेक्शन में दिखाने के लिए यहां पर हम सब ये कह देते हैं R1P। इस डायरेक्शन के सदिश को दिखाने के लिए हम सबने क्या कर दिया, R1P। यहां से यहां तक अर्थात Q के कारण P पर क्षेत्र की बात करें तो इसे हम सब E2 कहते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी को R2P कह देते हैं, लेकिन इधर से इधर के सदिश को वेक्टर R2P कह देते हैं। अब यहां पर एक बिंदु N मान लिए हैं, तो यहां से यहां तक के सदिश को इसके कारण इस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र, इसके वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को हम सबने En कहा। अब P पर इतने ढेर सारे आवेशों के कारण क्षेत्र क्या होगा, तो यहां पर E1 को सदिश E1 को हम सब कह रहे हैं Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र हम सबने कह दिया E1 बराबर 1/4πε0 Q1 अपान R। अब इसकी डायरेक्शन को हम सबने क्या कर दिया, R1P कह दिया। तो जब इस डायरेक्शन को हम सब, वो डायरेक्शन है, सदिश है, सदिश को हम सब कुछ भी मान सकते हैं, R1P कहें या RP1 कहें, लेकिन यहाँ हम सब क्या मान लेते हैं, 1 से P की ओर के सदिश को हम सब R1P कह देते हैं। मानने के ऊपर डिपेंड करता है, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R1P कह देते हैं। इनके बीच की दूरी को R1P कह देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसी की दिशा में एकांक सदिश, R1P कैप। आगे चलते हैं, Q2 के कारण बिंदु P पर Q2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करें तो यह क्या मिलेगा, यह मिल जाएगा इधर की ओर इसका मिलेगा क्षेत्र E2 कह रहे हैं इसको, E2 1/4πε0। तो ये Q2 स्रोत आवेश ये है Q2 से इसकी ओर के सदिश को वेक्टर R2P कहें, R2P। अब इसकी कैप हम सब कर देते हैं। अब यहां से Q2 से P के बीच की दूरी को R2P स्क्वायर कर देते हैं। इनके बीच की दूरी एकांक सदिश, इसकी दिशा में एकांक सदिश R2P कैप है। इसी के परिमाण को हम सब इस तरह दिखा रहे हैं। आगे चलते, ये उसका परिमाण है, E2 का परिमाण है। इसी तरह से हम सबको क्या मिलेगा, E3 मिलेगा, वेक्टर E4 मिलेगा, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ हम सब कहें लास्ट वाला क्या मिलेगा, Qn के कारण कहां पर, P पर वैद्युत क्षेत्र क्या मिल जाएगा, En क्या मिलेगा, En बराबर 1/4πε0 Qn
स्रोत आवेश अपान क्या मिल जाएगा, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को हम सब क्या कर रहे हैं, आर, देखिए इधर से इधर के सदिश को आर एन पी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आर एन पी स्क्वायर। अब इनके बीच की दूरी को हम सब क्या कर देते हैं, आर एन पी का स्क्वायर हो जाए, इसके दिशा में सदिश क्या मिल जाए, इसकी दिशा में एकांक सदिश हो जाएगा आर एन पी कैप। अब यहां से हम सब कहें अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से अब यह क्या मिलेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या मिलेगा, इसमें इस P पर कुल क्षेत्र, P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र E कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ई आर कह सकते हैं, क्योंकि हम सबको कहां चाहिए, P पर चाहिए, P पर, तो हम सब कहेंगे जिसका स्थिति सदिश क्या है, R है, तो यहां से हम सब क्या कहेंगे, P पर जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है, तो इस पर कुल क्षेत्र मिल जाएगा। अब इन सभी का क्या मिलेगा, सदिश योग मिलेगा, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En, क्या मिल जाएगा, E। इन सब के वैल्यू को हम सब रख देंगे तो एक हम सबको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर वेक्टर E बराबर मिल जाएगा, ई आर जो है R पर है ना, तो ये मिल जाएगा। इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लगे, तो ध्यान से देखिए सब में एक कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप। इसी प्रकार से मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस Q2, क्या मिलेगा, Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप प्लस डॉट 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 आगे मिल जाएगा आगे मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया गया है, Qn अपॉन R(N)P स्क्वायर R(N)P कैप। यहां से हम सबको ये वैद्युत क्षेत्र मिल गया। इस वैद्युत क्षेत्र को हम सब क्या कर सकते हैं, एक अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, एक अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, किसके रूप में, सिग्मा के रूप में। सिग्मा के रूप में क्या लिखेंगे, यह बताएगा 1 ये सिग्मा I = 1 से लेकर के I = n तक, I का मान 1 से शुरुआत करते हुए n तक जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या मिल जाएगा, QI अपॉन R IP R का स्क्वायर R IP कैप RIP कैप। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसमें लिखा सकता है। एक और तरीके से या करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा सकता है, या ER वेक्टर R बराबर, यहां हम सब लिख सकते हैं, ये n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कॉमन ले लीजिए, सिग्मा यहां लिख सकते हैं, I = 1 से लेकर के n तक, यहां मिल जाए QI अपॉन R IP स्क्वायर RIP कैप। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहां से हम सबका ये वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत था। बाकी इस पर न्यूमेरिकल की चर्चा अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए बाय।